स्वागत है बच्चे बीएसएससी के टेस्ट में। देखिए सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी दोनों, आप भी अगर एग्ज़ाम में अच्छा रखते हैं, आप भी अपनी पढ़ाई में अच्छा रखते हैं, आप भी अपने जीवन में अच्छा रखते हैं तो सफलता हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज के 40 नंबर सेट का और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, पृष्ठ तनाव। तो बच्चे पृष्ठ तनाव क्या होता है जरा उसको देख लीजिए। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे क्षेत्रफल, ध्यान में रखिएगा, बल बटे फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं, आपको क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मत बोलिए, न्यूटन पर लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे आपको कह देंगे पृष्ठ तनाव, यानी फोर्स अपॉन लेंथ। अब देखिए मेरे दिमाग में कहा है आप फोर्स अपॉन एरिया, तो बच्चे इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल के अनुपात को ध्यान में रखिएगा, पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो इसको कह देंगे क्या, आपको पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी जूल पर वर्ग मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं, तो यहाँ आपको पृष्ठ तनाव कह देते हैं। अब पृष्ठ तनाव है क्या, तो ये देखिए ये आपका जल है, तो जल के, ठीक है, जल है और जल के ऊपरी तल पर लंबवत रेखा पर, कौन सा रेखा, लंबवत रेखा पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, एक बल कार्य करेगा, लंबवत रेखा पर एक बल कार्य करता है और इसी बल को हम क्या कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो सरफेस टेंशन एस बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एल, एस बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एल, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव बूंदों का आकार छोटा होता है, ध्यान में रखिएगा बेटा, पृष्ठ तनाव के कारण ही, पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाएगा, तनाव के कारण द्रव बूंदों का आकार गोलाकार होता है, के कारण द्रव बूंद का आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार होगा, याद रखिएगा, द्रव बूंद का आकार गोलाकार होता है, द्रव बूंद गोलाकार हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है बच्चे, यही कारण है कि आपको एकदम याद रखना है, तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, घटता है। और यही कारण है कि आपको खाना जो है, खाना गर्म खाना टेस्टी लगता है बच्चे, क्योंकि वह ज़्यादा आपके इस पर जीभ पर नहीं फैलेगा। तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगी, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए जूल पर मीटर स्क्वायर अगर रहता तो ये भी इकाई होता, लेकिन है नहीं ऐसा, इसलिए ये नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए क्या क्या मैंने यहाँ से बातें की, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई होगा, पृष्ठ तनाव पृष्ठ ऊर्जा बटे क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव बूंद का आकार गोलाकार, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार, और क्या होगा, तो ये भी ध्यान में रखना है कि पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने पर घटता है। और आपको यही कारण है कि गर्म चाय, गर्म खाना, गर्म सूप टेस्टी लगता है बच्चे, ये ज़्यादा आपके, ठीक है, जीभ पर फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति होता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि बच्चे द्रव का गुण होता है कि वह द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड का गुण होता है, लिक्विड का गुण होता है, लिक्विड का गुण होता है कि वह गुण होता है कि वह होता है कि वह क्या करेगा, वह, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल, याद रखिएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल और महत्तम पृष्ठ ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखता है। न्यूनतम क्षेत्रफल हो गया और महत्तम पृष्ठ ऊर्जा, महत्तम पृष्ठ ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखता है, पृष्ठ ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव करने की क्षमता रखता है। और इसी गुण को आप क्या कह देते हैं, तो बच्चे इसी गुण को हम पृष्ठ तनाव कहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, सरफेस टेंशन कहेंगे, यहाँ देखिए सरफेस टेंशन कहेंगे। और केशाकर्षण क्या है, तो बच्चे कैपिलरी एक्शन क्या है, तो द्रव से भरे बर्तन में यदि एक पतली से नली को डाल दिया जाए तो द्रव की बूंदें या तो ऊपर चढ़ेगा बेटा, ये देखिए ऊपर चढ़ गया, ठीक है, द्रव की बूंदें या तो ऊपर चढ़ गया या द्रव की बूंदें नीचे गिर जाएगा, इसका तल नीचे गिर जाएगा, ये मान लीजिए पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, द्रव की बूंदें नीचे गिर जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे, तो केशिकत्व कहते हैं, केशाकर्षण कहते हैं, केशाकर्षण कहते हैं। यानी जल से भरे, ठीक है, जल से भरे पात्र में यदि पतली से एक नली डाल दिया जाए तो द्रव या तो ऊपर चढ़ता है या द्रव की परत नीचे गिर जाती है। इस घटना को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। बच्चे झैलम और फ्लम, इसी घटना के कारण जल ऊपर चढ़ेगा और
आपको नीचे गिरेगा। जाइलम और फ्लोएम के कारण ही आपको क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो में खाद्य पदार्थ का परिवहन और ठीक है, जाइलम में जल का परिवहन, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन और जाइलम में जल का परिवहन इसी घटना के कारण होता है। याद रखिए, इस घटना को केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग तथा गैस के परमताप के मध्य सही संबंध क्या दर्शाता है। तो बच्चे आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया होगा कि देखिए ध्वनि की चाल परम ताप का, ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल परम ताप का, ध्वनि की चाल परम ताप, कौन सा ताप, परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। ये परम ताप किसको बोलते हैं, तो बेटा केल्विन में तापमान को, केल्विन में तापमान को इसका क्या होगा, समानुपाती होगा। मैंने कई बार बताया है कि देखिए बच्चे ये हो गया तो वी स्क्वायर समानुपाती टी हो गया। अगर इसको इस तरह से करें तो ले लीजिए वी स्क्वायर और टी के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा। देखिए एकदम आसान है बच्ची, सरल रेखा होगा, ठीक है। वी स्क्वायर और टी के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। याद रखिए ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल क्या होगा, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर कर देगा, ध्वनि की चाल निर्भर करता है तापमान पर, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। फिर निर्भर करता है आर्द्रता पर, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रेशर पर ध्वनि की चाल डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दोगुनी महसूस हो। बच्चे यहां देखिए, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दोगुनी महसूस हो तो क्या होगा, ध्वनि स्रोत का वेग कितना होगा। बच्चे आपको पता है कि ध्वनि की आवृत्ति, ये देखिए आवृत्ति कह रहा है कि आपको डबल हो रहा है। मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत का वेग क्या होता है, मान लीजिए ठीक है, ध्वनि स्रोत का वेग न्यू डैश है और कह रहा है कि न्यू डैश जो है और ध्वनि स्रोत का प्रारंभिक आवृत्ति कितना है, न्यू है। तो बच्चे ध्वनि स्रोत का यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, नई जो आवृत्ति है वो प्रारंभिक आवृत्ति का 2 गुना हो गया। ये देखिए प्रारंभिक आवृत्ति का 2 गुना हो गया, एकदम आसानी से देखिए इसको 2 गुना हो गया। तो बच्चे निश्चित रूप से कि आपको ध्वनि स्रोत का वेग कितना होगा, तो ध्वनि स्रोत का वेग जस्ट ध्वनि की आवृत्ति दोनों महसूस हो। ध्वनि का वेग दिया हुआ 330 मीटर पर सेकेंड, तो स्रोत का वेग कितना होगा, ये तभी 2 गुना होगा जब क्या होगा, आपको ध्वनि की चाल भी 330 मीटर पर सेकेंड हो जाए, अन्यथा ये कभी भी 2 गुना नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि की चाल आपको किसका, आवृत्ति का समानुपाती होता है। आवृत्ति अगर 2 गुना होगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो बच्चे स्रोत से उत्पन्न होने वाला ध्वनि और आपको प्रेक्षक की ध्वनि दोनों मिल जाता है बच्चे, तो v प्लस भी ये कितना हो गया, 2v हो गया। तो आपको 330 मीटर ध्वनि स्रोत की चाल है, तो ठीक है प्रेक्षक की चाल कितनी होगी या स्रोत की चाल कितनी होगी, तो 330 मीटर पर सेकेंड ही होगा। एकदम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान में रखिए। क्या कह रहा हूं मैं कि ध्वनि की चाल जो है, यहाँ ध्वनि की आवृत्ति, आपको ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की चाल का समानुपाती होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। कंडीशन कह रहा है कि स्थिर प्रेक्षक है, प्रेक्षक स्थिर है बच्चे, ये प्रेक्षक है स्थिर है और इधर से हम आ रहे हैं तो एक ही माध्यम में है, तो तरंगदैर्घ्य यहाँ कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति 2 गुनी हो गई, ध्वनि की आवृत्ति क्या हो गई, 2 गुनी। तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो √न्यू होता है, आवृत्ति का समानुपाती होता है। क्योंकि माध्यम एक है तो तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, समान ही होगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ, तो v समानुपाती न्यू के, तो न्यू बोल रहा है 2 गुना हो जाता है, ये 2 गुना, तो चाल भी 2 गुनी हो जाएगी। और चाल आपको स्रोत प्लस क्या, आपको प्रेक्षक की चाल, ऑब्जर्वर की चाल ये या स्रोत की चाल, ये दोनों को का योगफल 2 गुना। तो ये ध्वनि की चाल 2 गुनी, तो ये देखिए 2 गुनी कब होगा, जब ये 330 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा क्या होगा, तो 330 मीटर पर सेकेंड है, तभी आपको 2 गुना हो पाएगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे, ध्यान में रखना है इसको। आगे देखते हैं, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चे। इस तरह का सर्किट जैसे ही आप देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। P/Q बराबर अगर R/S हो
तो व्हीट स्टोन आपको बैलेंस स्टेट में होगा और इस 10 ओम का कोई मतलब नहीं होगा। ये गैल्वेनोमीटर होता है, यहां पर लगा होता है, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी इसका प्रभावी प्रतिरोध पर कोई वैल्यू नहीं होता है। प्रभावी प्रतिरोध के लिए यह नगण्य हो जाता है, प्रभावी प्रतिरोध के लिए नगण्य हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, के लिए नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो अच्छी बात है बच्चे, नगण्य हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम यहां पर एक आसान काम करेंगे। क्या करेंगे, तो 10 + 10 ये सीरीज में, तो 20 ओम हो गया बच्चे, 20 ओम, ये पहला R1, और ये देखिए 10 + 10 क्या हो गया, R2 हो गया 20 ओम बच्चे। अब हमको क्या निकालना है, प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस क्या होगा, 1/R2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो R बराबर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चे, R बराबर R1 + R1 इंटू R2 बटा क्या होगा, R1 + R2, R1 + R2, देख लीजिए क्या होगा। तो 10 और 10, 10 × 10 कर लीजिए बटा 10 + 10 कर लीजिए बेटा, तो ये क्या होगा, 20 हो गया। तो 10 × 10 और 10 + 10 क्या हो जाएगा, तो 20 ओम हो गया, यानी 20 × 20 बटा क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहां देखिए 20 × 20 अब +20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो गया, यानी 400/40, 400/40। तो काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 10 ओम, कितना ओम आ गया, 10 ओम आ गया। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, कैसे मैंने बनाया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, P/Q बराबर R/S होना चाहिए। देखिए 10/10 बराबर 10/10 बैलेंस है बच्चे। अगर ब्रिज बैलेंस हो तब क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, इसको सीरीज में कीजिए। 10 + 10 कितना, 20, 10 + 10 क्या करेंगे, 20। इससे भी आसान तरीका है, जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो जाए तो कोई भी एक प्रतिरोध जो है वही क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, यानी 10 ओम डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं इसका। तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा क्या हम तांबे के तार का उपयोग, ठीक है, विभव मापी में कर सकते हैं। तांबा का तार, देखिए बच्चे तांबा का तार का क्या मतलब होता है, विभव मापी का सबसे पहले मतलब क्या होता है, तो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है बच्चे। पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो आपको ईएमएफ मेजर्ड करने में करते हैं, ईएमएफ मेजर्ड करने में करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापने में करते हैं। और उसमें क्या होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर वायर का प्रयोग करेंगे। और वोल्टमीटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए करते हैं। अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी के तार के रूप में कर सकते हैं, सही विकल्प चुनो। तो नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता कम होता है बच्चे, या रेसिस्टेंस काफी कम होगा। रेसिस्टेंस आपको क्या होगा, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी इसकी काफी कम होगी, रेसिस्टिविटी इसकी बहुत कम होगी। जब रेसिस्टिविटी कम होगा तो आपका प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक हो जाएगा और उसके गर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। और तांबा का तार जो है वो हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा तार के आधार पर। क्योंकि यहाँ तार के आधार पर हम क्या करते हैं, तो आपको मेजर्ड करते हैं किसका वैल्यू, तो बच्चे मेजर्ड करेंगे ईएमएफ का वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू मेजर्ड करेंगे। तो ये गड़बड़ हो गया बच्चे, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोधकता कम हो जाएगा तार में, ठीक है, तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और यहाँ पर ठीक है ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए तांबे का तार का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद यह लचीला हो जाएगा, लचीला होने के बाद एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दरवाजों में हैंडल दरवाजे से अधिक दूर पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्यों बच्चे। ये देखिए दरवाजा आपको आसान ध्यान में रखना है, ये दरवाजा है आपका, और दरवाजा जब भी होगा तो ये देखिए ये बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ देखिए ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, और यहाँ देखिए ये आपका हिंज है बच्चे, ये आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको ये लंबाई हो गया और ये बल यहाँ लगा रहे हैं। तो टॉर्क यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुना बल बाहु यानी R गुना F हो गया, अक्ष से दूरी या X गुना F। तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, तो दूरी के मान को बढ़ाना पड़ेगा और बल का मान अपने आप घट जाएगा, लेकिन टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बल को कम आरोपित करने के लिए आप ठीक है बल बाहु के मान को बढ़ाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बल के मान को कम करने के लिए बल बाहु के मान को बढ़ाते हैं, जिससे बल आघूर्ण का मान अधिक होता है। तो यहां देखिए अधिकतम बल आघूर्ण होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में है, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण, यही सही है बच्चे। न्यूनतम बल आघूर्ण गलत है,
क्योंकि हैंडल की स्थिति से कोई फर्क पड़ता है बच्चे, क्योंकि दूर लगाएंगे तो ठीक है दूरी क्या होगा, दूरी यानी बल बाहु से दूरी अधिक हो जाएगी, ठीक है, दूरी अधिक हो जाएगी, जिसके कारण बल का मान कम हो जाएगा, दूरी का मान अधिक हो जाएगा, बलागुण का मान अधिक होना चाहिए। तो यहां देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरवाजा खोलते समय उंगलियों पर कब्जों के कारण चोट, ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा बलागुण अधिक होगा, एकदम याद रखना बच्चे। इसीलिए दूर लगाते हैं हैंडल में, दरवाजे में, तो क्या होगा कि बल का मान कम होगा, ध्यान दीजिएगा बल का मान कम होगा। फिर क्या होगा, ठीक है, आपको दूरी बल बाहु अधिक होगा, बल बाहु का मान क्या होगा, अधिक होगा, बल बाहु अधिक होगा और बलागुण भी अधिक हो जाएगा, बल आगुण अधिक हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा इसको, बलागुण का मान अधिक हो जाएगा। तो बल का मान कम करने के लिए, बल बाहु को बढ़ाने के लिए, बलागुण का मान अधिक करने के लिए आपको दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर लगाते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपको प्रश्न पूछेगा यहां से। नेक्स्ट देखिए, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन, बच्चे आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बीटा रेडिएशन में जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो बीटा रेडिएशन बोल रहा है, बीटा रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए लड़का कंफ्यूज करता है, यहाँ पर बीटा तो इलेक्ट्रॉन है, आपको रटा दिया गया है कि बीटा इलेक्ट्रॉन है, अल्फा हीलियम आयन है, He2+ आयन है, बीटा आपको इलेक्ट्रॉन है, आपको रटा दिया गया है, क्या रटा दिया गया है कि बेटा बीटा इलेक्ट्रॉन होता है। अब लड़का कंफ्यूज करेगा, आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा, गामा जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, रटा दिया गया है कि बीटा इलेक्ट्रॉन है। अब आप समझिएगा कि ये तो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन है, नहीं बच्चे, ये जनरली क्या है, आपको पता है कि रेडियो सक्रियता में नाभिक का विखंडन होता है, रेडियो सक्रियता में किसका विखंडन होगा, रेडियो सक्रियता में नाभिक का विखंडन होता है, नाभिक का विखंडन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, नाभिक का विखंडन होता है, विखंडन होता है, किसका विखंडन, नाभिक का विखंडन होता है। और जब नाभिक का विखंडन होगा तो नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, ठीक है, आपको उत्पन्न होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से क्या उत्पन्न होगा, क्षय से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, या बीटा विकिरण उत्पन्न होता है, बीटा विकिरण उत्पन्न होता है, एकदम लिख लीजिएगा इसको, विकिरण उत्पन्न होता है। ऐसे भी आपको नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक से संबंधित रहता है, तो यह ठीक है, आपको वाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन से तो संबंधित होगा ही नहीं होगा, तो आपको आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूट्रॉन। बच्चे यहां ध्यान में रखिए 2-3 बातें। पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणात्मक कण है, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जबकि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है, नाभिक में, और नाभिक में स्थित रहता है, नाभिक में ही यह क्या करता है, तो बच्चे नाभिक में ही यह क्या करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ठीक बदलता रहता है। यह एक विशेष प्रकार का कण मेसन कण को इमिट करता है, मेसन पार्टिकल को इमिट करता है। तो बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से उत्पन्न होगा, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 3Li7 को किस कण से टक्कर दी जाती है, तो अल्फा किरण उत्पन्न होता है। तो बच्चे Li, ठीक है, याद रखिए 3Li7, Li लिथियम है बच्चे, लिथियम को जब हम प्रोटॉन से टकराएंगे तो ये लिथियम क्या करता है, तो 2 अल्फा किरण उत्पन्न करता है, अल्फा किरण उत्पन्न करता है, कितना, तो 2 किरण उत्पन्न करेगा। एकदम नोट डाउन कर लीजिए इसको कि लिथियम को जब हम बम्बार्डेड करेंगे किससे, तो किससे बम्बार्डेड करेंगे, तो प्रोटॉन से बम्बार्डेड करेंगे, तो यह क्या करेगा, तो यह 2 अल्फा किरण को आघात करता है। बच्चे अल्फा किरण क्या होता है, तो अल्फा किरण 2He++ आयन होता है, हीलियम आयन होगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो उदासीन कण होता है, उदासीन कण। और यहाँ देखिए प्रोटॉन आपको पता है धनात्मक कण होता है, नाभिक में स्थित रहता है, लेकिन हम बम्बार्डमेंट में नाभिकीय अभिक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं बराबर, तो ध्यान में रखिएगा इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन। बच्चे जैसे परम शून्य ताप की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आती हैं। परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। परम शून्य ताप है आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन है। परम शून्य ताप पर गैस का आयतन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, आयतन बराबर 0। गैस की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बच्चे, आयतन भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी 0, और इस पर ठीक है आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन, ये क्या है बच्चे,
तो ये आपको सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। और ये अर्धचालक जो है कौन सा अर्धचालक है, तो इंट्रिंसिक है बच्चे, इंट्रिंसिक, ठीक है, आंतरिक अर्धचालक है, आंतरिक अर्धचालक। इसमें अशुद्धि नहीं मिलाए हैं हम लोग। और इसका परम शून्य ताप पर यह कैसा व्यवहार करने लगेगा, तो आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो बच्चे बामर श्रेणी आपको पता है सबसे पहले होता है लाइमन, ठीक है, लाइमन। उसके बाद क्या होता है बामर, उसके बाद क्या होता है पास्चन, पास्चन होता है। उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या होता है, तो बच्चे फंड होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से आपको 4 होता है बच्चे, 4, ठीक है, विभिन्न श्रेणियां होंगी। लाइमन ये किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो पराबैंगनी यूवी रीजन में, यूवी रीजन। और यूवी रीजन आपको पता है बेटा, देखिए घबरा गए होंगे आप इस क्वेश्चन को देख करके, देखिए कितना आसान है। मैंने कई बार आपको बताया है कि लाइमन जो है पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। और पराबैंगनी क्षेत्र में जनरली क्या होगा, तो 3900 एंगस्ट्रॉम, ध्यान दीजिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को हम पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो क्या जी 3900 से कम कोई है, नहीं है, काट दीजिए इसको। अब देखिए क्या करें, बामर श्रेणी ये दृश्य प्रकाश में विजुअल रीजन में प्राप्त होता है। तो विजुअल रीजन में देखिए एकदम आसान होना चाहिए, आपको छांटने भी आना चाहिए, एग्जाम में छांटने का बड़ा महत्व है बच्चे। तो विजुअल रीजन में आ रहा है, तो विजुअल रीजन में जनरली ये दृश्य दिखेगा, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए। तो ये देखिए 12016 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, ठीक है। आपको 65 बामर श्रेणी, तो 65 ये हो गया, 4800 ये नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर बच्चे। पास्चन जो है ब्रैकेट और फंड अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी दृश्य क्षेत्र आपको लाल के काफी निकट बामर श्रेणी पाई जाती है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो बोर ने दिया था। इस सबको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। किसने दिया था, तो बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। और इनके अनुसार पहले कक्षा में जो स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होती है उसको लाइमन, दूसरे कक्षा में जो प्राप्त होती है उसको बामर, तीसरे कक्षा में जो प्राप्त होती है उसको पास्चन, चौथे में जो प्राप्त होती है उसको ठीक है ब्रैकेट, ब्रैकेट CKE ब्रैकेट, और चौथे में जो पांचवें में जो प्राप्त होती है उसको फंड कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कौन से RNA की प्रचुरता होती है, बच्चे RNA मतलब होता है, ठीक है, RNA मतलब होता है क्या, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। और RNA प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, RNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और RNA जो है ये मुख्य रूप से एकदम ध्यान में रखना है, RNA जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे मुख्य रूप से, ठीक है, rRNA इसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है, इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA, सबसे अधिक मात्रा में होती है। और उसके बाद क्या होता है, मैसेंजर RNA, बच्चे इसकी मात्रा सबसे कम होती है, लिख लीजिएगा, सबसे कम, न्यूनतम, सबसे कम, न्यूनतम कौन किसकी मात्रा, तो mRNA की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद होता है ट्रांसफर RNA। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि राइबोसोमल RNA जो प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी मात्रा सबसे अधिक, सर्वाधिक। और rRNA जो, ठीक है, सर्वाधिक होगा। और mRNA जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, वो RNA सबसे न्यूनतम मात्रा में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, rRNA। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी सही है। 18वें में क्या होगा, 18वां क्रोमोसोम जो होता है वहां पर एक और जुड़ जाता है आकर के, एक क्रोमोसोम और जुड़ जाएगा। ये XY नहीं होता, इसलिए मैंने XY नहीं लिखा, इसीलिए इसको ट्राइसोमी लिखा गया बच्चे। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें क्रोमोसोम में एक और क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाता है और इसीलिए इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है, तो बच्ची मंद बुद्धि होता है, ज्यादा दिन जिंदा ही नहीं रहेगा, कुछ ही दिन के बाद मर जाता है। मैक्सिमम 1 से 6 महीने की आयु होती है बच्चों की। चलिए, पटाऊ सिंड्रोम ट्राइसोमी होता है, ये भी सही है। 13वें क्रोमोसोम में एक और गुणसूत्र आकर के जुड़ गया। अब देखिए, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ये देखिए ये गड़बड़ है बच्चे। यहां क्या हुआ, ट्राइसोमी 21, ये गड़बड़ है बच्चे। ट्राइसोमी होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, तो आपको, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में 44 + X हो जाता है। यानी ये जो महिलाएं होंगी इसमें एक X क्रोमोसोम कम होता है, यानी 45 ही क्रोमोसोम होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, 45 गुणसूत्र होता है। और चूंकि गुणसूत्र में कमी हो गया तो क्या होगा,
तो आपको ठीक ओवरी विकसित नहीं होगा, ठीक है, ओवरी विकसित नहीं होगा, आपको गर्भाशय विकसित नहीं होगा, ठीक है, हाँ, यौन मार्ग विकसित नहीं होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाएगा। और ठीक है, ये जो है एक तरह से कहिए कि बांझ महिलाएं पैदा होती हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ कितना हो गया, तो 44 प्लस एक्स कुल मिला करके 45 क्रोमोजोम होगा, किसमें, तो आपको टर्नर सिंड्रोम में। जबकि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सुपरमैन बन गया बच्चे, सुपरमैन बन गया। पहले क्या था, तो एक्स एक्स वाई, देखिए 3 ठो इसमें क्रोमोजोम आकर के जुड़ गया। पहले तो एक्स एक्स था ही, एक और वाई आकर के जुड़ गया। तो जब एक वाई आकर के जुड़ गया तो आधा तो महिलाएं हैं, महिलाओं का गुण है, और आधा हो गया वाई के आने की वजह से पुरुष का भी गुण उसमें डेवलप हो गया। यानी पूर्णतः ये आपको न तो महिलाएं होती हैं न तो पुरुष होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे। इस प्रॉब्लम को ही हम क्या कहते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इसीलिए इसको सुपरमैन मैंने कहा। ठीक है, पूर्ण रूप से ठीक है जननांग विकसित नहीं होता है और बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ठीक है व्यक्ति न तो पुरुष होते हैं न तो महिलाएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि प्रेगा न्यूज ला करके, कीट ला करके सुबह सुबह महिलाएं जो है ठीक है आपको गर्भ धारण की है या नहीं है इसका पता कर लेती हैं। ये किस वजह से होता है, तो HCG की वजह से। और ये HCG क्या है बच्चे, तो HCG है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है बच्चे। ह्यूमन मैं लिख रहा हूं, HCG एकदम ध्यान में रखिएगा कि गर्भ धारण का पता मूत्र के द्वारा चल जाता है, वो उस हार्मोन को क्या कहते हैं, तो ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रियोनिक, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिए, गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से ठीक है आपको ये पता चल जाता है कि गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए HPL, ये क्या होता है बच्चे, तो ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा आपको ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन होगा, ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन होता है HPL। और ये 34वें सप्ताह में निकलता है, ध्यान में रखना बच्चे, 34वें सप्ताह में निकलता है। और तभी जाकर के क्या होगा, तो अब आपका बच्चा जो है पूर्ण रूप से गर्भ से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है तो समझ जाइए कि भ्रूण जो है ठीक है, भ्रूण पूर्ण रूप से वयस्क बच्चे में परिवर्तित होकर के बाहर निकलने के लिए तत्पर होता है। इसका सेक्रेशन अगर शुरू हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, तो ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है बच्चे, प्लेसेंटा हार्मोन बोलेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्लेसेंटा हार्मोन कहते हैं, याद रखना बच्चे। प्लेसेंटा लैक्टोजेनिक हार्मोन इस तरह का होता है। प्रोजेस्टेरोन, देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन ठीक है आपको फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है बच्चे, ये दोनों क्या हो गया, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जनरली क्या होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ध्यान में रखिएगा, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है आपको, बार बार यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो ये आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवन की क्रिया होती है बच्चे, यानी आपको तंत्रिका आवेग क्या होता है, तो आपको पता है कि आपका जो नर्व्स होता है इंपल्स भेजता है, ठीक है, तंत्रिका आवेग या विद्युत तरंग भेजता है। कौन सा तरंग, विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिकल वेव्स भेजेगा, विद्युत तरंग प्रेषित करता है, विद्युत तरंग क्या करेगा, प्रेषित करता है, ध्यान में रखना है बच्चे। और ये किसकी वजह से होता है, तो दो कारणों से होता है, एक हो गया सोडियम आयन की वजह से और दूसरा होता है पोटेशियम आयन की वजह से। यह होता है बच्चे, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से यह होगा। अब देखिए कह रहा है कि तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवन का काम कौन करेगा, तो पोटेशियम आयन करेगा, वो भी बही प्रवाह में बच्चे, बही प्रवाह में, यानी फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा तो वो क्या होगा, पुनः कैप्चर करेगा तंत्रिका आवेग को और न्यूरॉन्स को भेजेगा और न्यूरॉन्स उसके रेस्पेक्ट में काम करता है। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है बेसेलर मेम्ब्रेन के द्वारा। बच्चे अलग अलग तीव्रता की ध्वनि को आपका कान जो है विभेदित कर देता है, अलग अलग ठीक आधार पर वो सुनेगा और वो बेसेलर मेम्ब्रेन होता है। ये ध्यान में रखिएगा
कि कर्ण, कर्ण का ये वाला भाग जो है आगे वाला भाग उसको पिन्ना कहते हैं, और ये पिन्ना हो गया, पिन्ना। और ठीक है, ये वाला भाग जो है तो यूचेसियन ट्यूब होता है, यूचेसियन ट्यूब होता है बच्चे। और यहीं पर यूचेसियन ट्यूब होगा, यहीं पर 3 आपको मेम्ब्रेन लगे होते हैं, 3 हड्डियां लगी होती है जिसको एमाइस बोलते हैं, मेलस इनकस स्टेप्स। और यहीं पर हाइब्रेट करेगा और फिर जाकर के ध्वनि सुनाई देगी। तो जनरली यह आधारीय कला की वजह से होता है, हाँ, बेसेलर मेम्ब्रेन की वजह से यह काम होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेब और नाशपाती का खाने वाला भाग कौन होता है? तो सेब जो है आपको मैंने बार बार बताया है कि सेब असत्य फल है, असत्य फल है, यानी यह थैलमस से डेवलप होगा और इसका पुष्पासन भाग हम लोग खाते हैं। जबकि लीची की बात करें तो लीची का एरिल भाग खाते हैं। लीची का क्या खाएंगे? लीची का एरिल भाग खाते हैं, एरिल 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 पार्ट खाते हैं, एरिल भाग खाते हैं। अब देखिए बच्चे, भाग खाते हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, बात कर लें कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो भ्रूणपोष खाते हैं। नारियल, नारियल इसका कौन भाग खाएंगे? तो भ्रूणपोष खाते हैं, भ्रूणपोष खाएंगे, ठीक है, भ्रूणपोष खाते हैं बच्चे। अब देखिए आपको पूछेगा कि आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो बच्चे इंडोकार्प। क्या होगा? इंडोकार्प होगा, इंडोकार्प, एंडोकार्प हम लोग खाते हैं, एंडोकार्प खाएंगे। तो ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, तो आप एकदम याद रख लेना है इन सब चीजों को। चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो चाय का लाल कीट रोग हरे शैवाल के द्वारा होता है। और हरा शैवाल जब भी होगा तो उसमें क्लोरोफिल पक्का होगा बच्चे, ठीक है। आपको ग्रीनोफाइसियाई इसका नाम हो जाएगा बच्चे, ग्रीनोफाइसियाई। बच्चे चाय जो है, चाय, ठीक है, टी में क्या पाया जाएगा? तो टी जो है, टी इसको बोलते हैं थियासाइनेंसिस, थियासाइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम हो गया। और चाय में थीन नामक क्या होता है? एल्कोलॉइड पाया जाता है। थीन नामक क्या पाया जाएगा? एल्कोलॉइड पाया जाएगा। और यह एल्केलॉइड पाया जाता है, जो क्या करता है? थीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। और यह, ठीक है, आपको उत्तेजना लाता है, उत्तेजना उत्पन्न करेगा, उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये बातें याद रखिएगा, उत्तेजना उत्पन्न करता है कौन? तो आपको, ठीक है, आपको चाय उत्तेजना उत्पन्न करेगा। यहां देखिए कवक, कवक क्या होता है? तो कवक परजीवी भी होता है, परजीवी भी होगा। फिर क्या होगा? कवक जो है बेटा एकदम ध्यान में रखना है, कवक परजीवी भी होगा, मृतोपजीवी भी होता है, मृतोपजीवी भी, सप्रोफाइटिक भी होगा, यानी का सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर यह निवास करेगा बच्चे। शैवाल जो है इसमें आपको पता है स्वपोषी है, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, स्वपोषी होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। आपको समुद्र का रंग लाल होता है लाल शैवाल की वजह से। समुद्र का रंग किसकी वजह से लाल होगा? तो लाल शैवाल के कारण समुद्र का रंग लाल हो जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शब्द बायोनिसिस किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मोबियस ने यह प्रतिपादित किया था बच्चे। बायोसिनोसिस ध्यान में रखिएगा कि ये, ठीक है, आपको जो जैविक घटनाएं हैं उसको किससे रिलेट करता है? तो यह जैविक घटनाओं को, जैविक घटनाओं को, जैविक घटनाओं से पर्यावरण को संबंधित करता है, घटनाओं से पर्यावरण को संबंधित करता है, पर्यावरण को संबंधित करता है। ध्यान में रखना, पर्यावरण को यह संबंधित करेगा, ठीक है, पर्यावरण को संबंधित करता है। आर मिश्रा, यहां देखिए रामदेव मिश्रा है बच्चे, भारतीय, ठीक है, परितंत्र के जनक किसे कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? तो आपको, ठीक है, आर मिश्रा कहे जाते हैं। जबकि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन टेंसले ने किया था। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्रेलिन को पृथक किया जाता है कवक से। जिब्रेलिन को किससे पृथक करेंगे? तो इसको कवक से पृथक किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो जिब्रेलिन है, आपका जो जिब्रेलिन है वह GA3 जिब्रेलिन, ठीक है, एसिड होता है बच्चे, जिब्रेलिन एसिड होता है। और जिब्रेलिन ध्यान में रखना है यह क्या करेगा? ठीक है, ये बोने को लंबा करेगा। एक बात, बोना को क्या कर देगा? लंबा करेगा, बोना को लंबा कर देगा बच्चे, ठीक है। पौधे बोना है उस पर छिड़काव कर दीजिए, लंबा कर देगा। यह पेरेंथोकार्पी, पेरेंथोकार्पी उत्पन्न करता है, यानी यह बीज रहित फलों का भी उत्पादन करता है, बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है, बीज रहित फल का उत्पादन करेगा, रहित फल का उत्पादन करता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, फल का उत्पादन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा। ब्रायोफाइटा ये क्या होता है? तो ये पादप उभयचर है, पादप उभयचर है, पादप उभयचर यानी स्थल और जल दोनों पर निवास करता है। और सवाल तो मैंने बताया ही आपको, तो ध्यान में रखना। जिब्रेलिन किससे संश्लेषित किया गया था? तो कवक से। नेक्स्ट देखिए, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है डेंड्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेंड्रोग्राम। इसके द्वारा याद रखिएगा पेड़ के तने का क्या निकालते हैं? व्यास।
बच्चे पेड़ का जो तना होता है, पेड़ का तना, ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, स्क्लेरन कायमा का। स्क्लेरन कायमा का ये बना होता है। और ये सेकेंडरी जाइलम है। कौन सा जाइलम है? सेकेंडरी जाइलम होता है, द्वितीयक जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम का यह बना होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ किसके बने होते हैं, तना किसका बना होता है? तो तना मुख्य रूप से स्क्लेरन कायमा होता है या द्वितीयक जाइलम होता है बच्चे, द्वितीयक जाइलम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण सत्यता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो पूर्ण सत्ता का मतलब टोटीपोटेंसी। मतलब क्या होता है टोटीपोटेंसी का? मतलब होता है कि किसी ठीक है छोटे से भाग से, छोटी सी कोशिका से, किसी छोटी सी कोशिका से पूर्ण जीव का विकास। ध्यान दीजिए बच्चे, छोटी सी कोशिका से, मान लीजिए मेरा कोशिका ले लीजिए, छोटा सा कोई भी अंग का, और उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, और एक नया जीव डेवलप हो जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। किसी छोटी सी कोशिका से ठीक है नए जीव का विकास, नए जीव का विकास, यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा टोटीपोटेंसी। क्या कहलाएगा? टोटीपोटेंसी। और ये हैम्बरलैंड ने दिया था बच्चे। डार्विन को हम क्या कहते हैं? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जनक, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जनक कहते हैं। बच्चे आपको बार बार मैं बताता रहता हूं कि देखिए ह्यूगो डी वरीज ने क्या किया था? ह्यूगो डी वरीज ने तो आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो ह्यूगो डी वरीज ने दिया था, सिद्धांत दिया था। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद क्या होता है? तो रोडोफाइसी का संचित उत्पाद हो गया फ्लोरिडियन स्टार्च। बच्चे मनुष्य में ठीक है, मनुष्य या जंतु में क्या संचित रहता है? तो मनुष्य या जंतु में संचित रहता है, जंतु में क्या संचित रहेगा? तो मनुष्य और जंतु में संचित रहता है कौन? तो स्टार्च संचित रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजेन। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में ठीक है या जंतु में स्टार्च किसके रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। जबकि पादप में किसके रूप में रहेगा? तो पादप में सेलुलोज के रूप में संचित रहता है, पादप में सेलुलोज के रूप में। जबकि रोडोफाइसी, बच्चे रोडो का मतलब क्या हुआ? तो रेड अलगी, रोडोफाइसी का मतलब हुआ लाल अलगी, रोडोफाइसी। यह जनरली आपको फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में अपना भोजन संचित करता है। लाल शैवाल होता है रोडोफाइसी का मतलब, शैवाल। और ये क्या करेगा? तो आपको फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित करता है, स्टार्च के रूप में संचित करेगा। और आपको पता होनी चाहिए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भूस्तरीय स्तंभ क्या होता है? तो बच्चे भूस्तरीय स्तंभ, ध्यान से देखिएगा, भूस्तरीय स्तंभ किसको कहेंगे? बार बार इस तरह का प्रश्न आता है। भूस्तरीय स्तंभ को कहते क्या है? तो स्टोलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोलेन कहेंगे। और जब भी स्टोलेन की चर्चा हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा कि स्टोलेन की चर्चा करेंगे तो यह एक प्रकार का स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ होता है। और यह स्तंभ क्या होगा? तो यह सतह पर गमन करता है। सतह पर क्या करेगा? गमन करने का प्रयास करेगा, सतह पर गमन करेगा बच्चे। तो सतह पर जब गमन करेगा तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? तो सतह पर गमन अगर करेगा तो इसको क्या नाम देंगे? तो सतह पर जैसे ही गमन किया तो उपावयव ठीक है रूपांतरित स्तंभ हो गया, उपावयव रूपांतरित स्तंभ हो गया, यानी सतह पर यह गमन कर रहा है। और जनरली स्ट्रॉबेरी, बच्चे स्ट्रॉबेरी इसी तरह का होता है बच्चे। स्ट्रॉबेरी भूस्तरीय होता है। स्ट्रॉबेरी आप लोग खाए होंगे स्ट्रॉबेरी, तो वह भूस्तरीय यानी स्टोलेन होता है, उपावयव रूपांतरित स्तंभ हो गया। और ये काफी तेज गति से इसका जो तना होता है, स्टेम जो होता है, वह तीव्र गति से क्या करता है? तो आगे की ओर गमन करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं में सौंफ। बच्चे यहां देखिए, कुछ नहीं आपको देखना है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन देखना है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाएं मुख्य रूप से 4 भाग में, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी 4 भाग में बढ़ गया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाएं मुख्य रूप से 4 भाग में बढ़ जाता है। तो 4n बराबर कितना है? 100। ध्यान में रखिए बस इसी को। क्या है? तो यहां देखिए मियोटिक डिवीजन में क्या होगा? एक कोशिका का 4 भाग में डिवीजन हो जाएगा, 2n और 2n में। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? तो बच्चे कुल मिलाकर के 4 बार विभाजन हो गया, 2n 4n हो गया। और ये देखिए 4n बराबर कितना? तो 100। n बराबर कितना होगा? तो 100/4 यानी 25 बार विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कहाँ पर होगा? तो 25 बार विभाजन की आवश्यकता होगी, यानी एक बार अगर विभाजन होगा तो 4 भाग में टूटेगा
और आपको 100 बार विभाजन करना है तो 25 भाग में टूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।